नमस्कार दोस्तों, खबर दिन भर चैनल आप सभी का स्वागत करता है एक बार फिर से अपने नए एपिसोड में, जो कि आज का एपिसोड उनके ऊपर आधारित है जिनकी छवि कभी बिगाड़ी गई और इस तरीके से बिगाड़ी गई जिस तरीके से वो कभी थे ही नहीं। जी बिल्कुल, जैसा कि आप सभी बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी जी की, जिसकी चर्चा 2004 से लेकर अब तक लगातार नित्य प्रतिदिन जितनी बार अगर भगवान का किसी ने नाम लिया होगा उतनी बार राहुल गांधी जी का नाम मोदी जी ने लिया है और लगातार लेते रहते हैं। कभी मोदी जी बच्चे का कान पकड़ के उनका नाम लिवाते हैं, उनका उपहास करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति है वो व्यक्ति व्यक्तित्व का धनी है। जो अपने व्यक्तित्व का धनी है, अपनी पर्सनैलिटी का धनी है, उसके लिए आप कितनी भी कोशिशें कर ले, उसके बारे में अफवाहें उड़ा लें, उसके बारे में अनाप शनाप बकले, वो वैसा है ही नहीं जैसा वो आपके सामने प्रस्तुत करें। तो चीज़ें होती हैं कि बड़ा दुख होता है उस समय पे कि जो व्यक्ति जैसा था ही नहीं वैसा लोगों को बताया गया उसके बारे में। तो इसका थोड़ा खबर दिन भर चैनल के दिल में थोड़ा सा दर्द सा महसूस होता है कि जो व्यक्ति रात दिन लोगों की परवाह करता हो, लोगों के लिए चलता हो, लोगों के लिए सोचता हो, लोगों के लिए सांस लेता हो, लोगों के साथ चलता हो, हवाई जहाज से ना चलता हो, पैदल चलता हो, जो लोगों की बात करता है, जो लोगों के दिल की सुनता हो, इतने सारे पर्सनैलिटी अगर एक इंसान के अंदर है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई, कर्मठता इनकी देखिए कि सिर्फ अपने देश के लिए कन्याकुमारी से पैदल चलने का जो निर्णय लिया, उसमें इनकी निश्चल कर्मठता दिखाई पड़ती है। मेहनत देखिए, जो नित्य प्रतिदिन लगातार 100 दिनों से अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ के सिर्फ अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए पैदल चल रहा हो, दर्द सहता हो, धूल झेलता हो, धूप झेलता हो, सर्दी झेलता हो, आंधियाँ झेलता हो, बारिशें झेलता हो, तो क्या वो व्यक्ति आप लोगों के लिए अच्छा काम नहीं करेगा, जीतेगा? तो ये जो सवाल है, इस सवाल को हम अंतिम में भी आपसे पूछेंगे। राहुल गांधी जैसा कि हम आपको बता दें, जो जानते हैं उनको भी बता दें और जो ना जानते हैं उनको भी बता दें कि राहुल गांधी जी जो हैं वो स्वर्गीय राजीव गांधी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के, भारत के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के नेता थे, उनके पुत्र हैं। और जब वो 12 साल की आयु में या 14 साल की आयु में थे, तभी उनके पिता को किसी ने छलपूर्वक बम से मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी में उनको मिलाया तो, पर ये जो दर्द होता है अपनों को खोने का, वो राहुल गांधी जी से बेहतर मेरे हिसाब से, खबर दिन भर हिसाब से और कोई नहीं समझ सकता। आप स्वयं सोचिए, 14 साल की उम्र में अगर पिता को खो दें
तो लड़का कितना टूट जाता है। जबकि 14 साल से ही उसकी जो अवस्था होती है वो अपने पिता की गाइड की अवस्था होती है। 12-13 साल तो खेलने में कूद जाते हैं। जो थोड़ी सी मैच्योरिटी बनती है वो 14 से 18 के बीच ही बनती है। उस समय पर अपने पिता को खो देना, इससे बड़ा दर्द नहीं हो सकता। और उससे पहले अपनी दादी को, जो उनको जान से ज़्यादा चाहती थी, उनको खो देना, ये विधाता की देन है। अमर तो कोई नहीं हुआ इस जीवन में, लेकिन जो छल पूर्वक मारा जाए उसको अन्याय कहते हैं। तो जो अन्याय हिंदुस्तान के कुछ लालची सफ़ेद पोशाक लोगों ने किया है, उनके साथ, देश के साथ, जिस देश को जो क्षति पहुंचाई है, जो इंदिरा जी को क्षति दे के जो सत्ता में लोग आते हों जाते हों, जो राजीव गांधी जी को क्षति दे के सत्ता में लोग आए हों जाए हों, तो उनके छल से कितना दर्द एक परिवार, एक देश झेलता है। इस सब की दास्तान राहुल गांधी जी की जीवनी बयां करती है। राहुल गांधी जी 2004 से पॉलिटिक्स में रुचि रखना शुरू किए। शुरुआत के दिनों में कहते हैं कि राजीव गांधी की तरह ही राहुल गांधी जी भी पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन जो हालात होते हैं, आप देखिए, आप अपने कर्तव्य से नहीं भाग सकते। कर्तव्य जो है उनका वो है अपने देश की सेवा करना। तो वो कर्तव्य वो 2004 से उन्होंने निभाना शुरू किया। धीरे धीरे जब वो आए तो आप सभी ने देखा होगा, राहुल गांधी जी की बहुत जोर से चर्चा थी, बहुत मीडिया बताती थी कि सही है, मतलब बहुत वाहवाही करती थी मीडिया, उनका नाम लेते नहीं थकती थी। तो चीज़ें बदली 2004 से, फिर 2005 2004 से 2009 तक फिर सरकार बनी 2004 में कांग्रेस की, फिर 2009 तक उनकी सरकार रही। उसके बाद फिर राहुल गांधी जी की वजह से कह सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी सुर्खियों पे थे, तो उनकी वजह से फिर सरकार में कांग्रेस आई और मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, जो कि एकदम सटीक निर्णय था। लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाए, तो वो नहीं बने क्योंकि जो पद के लिए जो अच्छा है, उस पद के लिए उसी व्यक्ति को उसी पे बैठाना चाहिए, और मनमोहन सिंह जी के से बेहतर कोई नेता नहीं हो सकता था प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए। तो जब जैसा कि उम्र में भी राहुल गांधी जी छोटे थे, तो उन्होंने उनका सम्मान करते हुए बिल्कुल उनका समर्थन किया कि आप प्रधानमंत्री बनिए, हम आपके समक्ष काम करेंगे, हम आपसे सीखेंगे। फिर सीखने के बाद फिर हम भी, अगर आप चाहेंगे तो चलाएंगे। तो आदर सम्मान सहित उन्होंने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद फिर राहुल गांधी जी की छवि इतनी खराब की गई मीडिया द्वारा, नित्य प्रतिदिन मोदी आरएसएस के लोगों द्वारा जितनी नफरत भरी बातों से लोगों के बीच बोला गया है, बवंडर किया गया, गलत तरीके से उनको प्रस्तुत किया गया लोगों के सामने। और जैसे कि आप सभी ने सोचा, देखा और किया भी कि 2014 में आपने बीजेपी की सरकार बनाई, इनकी छवि बदनाम करके बीजेपी ने सरकार बनाई, और इनकी छवि बदनाम करके अभी तक सत्ता में है। तो बताइए क्या क्या काहे की कैसी पार्टी है बीजेपी आरएसएस, जिनकी कोई छवि नहीं है, आप दूसरों की छवि खराब करके खुद प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। आप किस मानसिकता के हैं, ये तो आपके इस नज़रिए से ही, आपके व्यवहार से ही पता चलता है कि आप जब किसी व्यवहार के ही
क्षति पहुंचा के आप कर सकते हैं तो आप किसी के साथ भी छल कर सकते हैं, क्योंकि आप छलिए हैं। तो ये चीज़ें हैं। और जैसा कि अभी हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से पैदल चले, कन्याकुमारी से पैदल चल के आज 100 दिन, माफ़ करिए, कल 100 दिन उनका पूरा हो गया था भारत जोड़ो यात्रा का। और 100 दिनों में आप देखिए, मतलब जो उनको प्यार मिला, जो सम्मान मिला, वो आप देखिए। आपको हम दिखाते हैं ये वीडियो, ये देखिए। तो जैसा कि आपने देखा कि जो जन सैलाब आपने देखा राहुल गांधी जी की यात्रा में, वो एकदम अनबिलीवेबल आप कह सकते हैं कि सराहनीय एकदम। और राहुल गांधी जी ने साबित कर दिया कि आप बिल्कुल, जब तक आप लोगों के साथ चल कर नहीं बैठेंगे तब तक आपको उनके दर्द का एहसास नहीं होगा। और दर्द का एहसास आप तभी लेंगे जब आप पैदल चलेंगे। जब आपको दर्द होगा तभी आप दर्द का मतलब समझेंगे। वही वो राहुल जी इस यात्रा से आप सभी को बताना चाहते हैं कि वो जो पैदल चल रहे हैं, पैदल भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए कर रहे हैं कि अगर उन्हें दर्द होगा और जो व्यक्ति उनसे मिलने आ रहा है और वो भी दर्द में है, तो जब मैं दर्द में रहूँगा और उसके दर्द को सुनूंगा तभी तो उस दर्द को समझ पाऊँगा। क्योंकि हेलीकॉप्टर में बैठ के और गाड़ी से घूमना तो बहुत आसान है, इसमें दर्द नहीं होता है, वो तो आप बैठे रहते हैं। और दर्द जो होता है वो आपकी पिछवाड़े में होता है, तो वो अलग बात है। अभी कुछ देर पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था राहुल गांधी जी की, जो कि बहुत अच्छी बात तो उन्होंने कही कि अभी जो कंडीशन चल रही है, मैं आपको बताऊं कि राहुल जी देश के लिए कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। ये रघुराम राजन सिंह जी के साथ देखिए, रघुराम राजन जी जो कि पूर्व RBI गवर्नर थे और नोटबंदी में जो उनकी सहमति नहीं थी, उस सहमति के ना होने के बावजूद मोदी जी ने उनको हटाया और फिर उर्जित पटेल को RBI गवर्नर बनाया। तो वो सब चीज़ें इसमें डिस्कशन में नहीं है, लेकिन जो चीज़ें उनके साथ हुई थी आप सभी को पता है, हम सभी को पता है। तो राहुल जी और रघुराजन जी बात हुई इकोनॉमिक्स के ऊपर, तो आप ये देखिए उनका। So have you been to rural Rajasthan before? Actually, I've been to Nimrana and the villages around there, which is quite a remarkable development. Yeah. Because so many factories have come in, and you can see a village transform. So when रघुराम राजन भी बता रहे हैं कि जब मैं यहाँ आया तो एक गाँव, उन्होंने गांव से शुरुआत किया। और आप इस वीडियो को देखिए और समझिए वो क्या कहना चाहते हैं, तभी तो आप एक अच्छा निर्णय ले पाएंगे और अब अपनी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको एक बेहतर भविष्य दे पाएंगे। तो समझना ज़रूरी है और समझने का प्रयास करिए। और जिन हमारे दर्शक श्रोताओं को समझ में नहीं आ रहा हो तो वो भी प्लीज़ प्रयास करके समझने का प्रयास करें, क्योंकि जब समझने का आप प्रयास करेंगे वही समझ आपकी आगे आने वाले दिनों में आपकी रोजी रोटी और सभी चीज़ों पे लागू होता है। तो समझिए वो क्या कह रहे हैं। we were kids, Papa took us to Nimrana and we'd gone there on a picnic and we got attacked by bees. I think my dad got like 25 or something. Wow. I got, my mother like covered me with a blanket. Achha. I got 9 or something. She was protective. That's good. Yeah. Here there's Ranthambore. Have you been there? I've been to Ranthambore before. Of course, I came just for the yatra, so I don't see the safari. There's 16 cubs there now. So everybody who's going there is seeing
3 or 4 tigers. So what is your view about what's going on economically in India, in the world? We were just discussing. Yeah. हम अपने दर्शकों को बता दें कि राहुल जी रघुराम राजन जी से पूछ रहे हैं कि आपका क्या नज़रिया है दुनिया में जो इकॉनमी चल रही है, अपने देश में जो इकॉनमी चल रही है, आप आर्थिक जो माहौल है अपने देश का या दुनिया का, उस पे आपका क्या नज़रिया है? तो आप देखिए रघुराम राजन ने क्या कहा। The United States and China. So the next year is going to be more difficult than this one. Of course, this one had lots of difficulties with the war and all that. But because growth is going to slow in the world more generally, people are raising interest rates, that brings down growth. India is also going to be hit. Indian interest rates have also gone up, but Indian exports have been slowing quite a bit. And India's inflation problem is more a commodity inflation problem, vegetable inflation problem, and that is also going to be negative for growth. So I think that we would be lucky if we do 5% next year. See, the problem with the growth numbers is that you have to understand what you're measuring with respect to. If you had a terrible quarter last year and you're measuring with respect to that, you look very good. So ideally what you do is look before the pandemic in 2019 and look at now. And if you look at 2022 vis-a-vis 2019, it's about 2% a year. That's too low for us. And what do you attribute that to? Pandemic was part of the problem, but we were slowing before the pandemic. Yeah. We had gone from 9 to 5. Yeah. And we haven't really generated reforms which will generate growth. अच्छा, इसमें हिंदुस्तान में एक और चीज हो रही है, 4-5 पूंजीपति बहुत अमीर हो रहे हैं और हर बिजनेस में वो जा पा रहे हैं, और बाकी हिंदुस्तान जो है वो पीछे रह रहा है। जो किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनका एक हिंदुस्तान बन रहा है, और फिर ये 5, 6, 10, 15 लोग हैं जिनका दूसरा हिंदुस्तान बन रहा है। एक के सपने पूरे हो रहे हैं, एक के सपने नष्ट हो रहे हैं। तो ये इनइक्वालिटी जो बढ़ रही है, इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिर्फ वो इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में नहीं है, ये जो अपर मिडिल क्लास है वो उनका तो आय बढ़ गया है पैंडेमिक में, क्योंकि वो घर से काम कर सकते थे, और जो गरीब लोग हैं उनको फैक्ट्री में जाना पड़ता था, और फैक्ट्री बंद हो गई तो मासिक आय नहीं आई उनको। तो ये डिवाइड जो है पैंडेमिक में बढ़ गया, और जो सबसे गरीब है उनको तो मिलता है ग्रे, ये राशन में उनको सब कुछ मिलता है। जो अमीर है उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो बीच में है, ये लोअर मिडिल क्लास जो है, उनको काफी नुकसान हुआ। नौकरी तो बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ रही है, कर्ज बढ़ रही है, वो कर्ज ले रहे हैं, ब्याज दर अभी बढ़ रही है, तो उनका तो काफी नुकसान हुआ है, और उनकी तरफ हमें देखना है, और जो नीति हम बना रहे हैं उनके लिए बनाना चाहिए, क्योंकि दर्द वहाँ पे बहुत ज्यादा है। और ये भी है कि आप जो कह रहे हैं कंसंट्रेशन हो रहा है ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट का, उसको भी देखना है। हम कैपिटलिज्म के अगेंस्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए हमें लड़ना है। मतलब मोनोपोली के खिलाफ हो सकते हैं। मोनोपोली के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन कैपिटलिज्म तो ये जो छोटे बिजनेसेस हैं वो भी अच्छे हैं देश के लिए, बड़े बिजनेस भी अच्छे हैं, लेकिन मोनोपोली अच्छा नहीं है। रोजगार एग्रीकल्चर सेक्टर से भी मिल सकता है, तो उसमें फूड प्रोसेसिंग है, उसमें कोल्ड चेन है, उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट है, वो सब है। तो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी हो सकता है, आपका कहना है? सेकंड ग्रीन, एक नए तरीका का ग्रीन, नए तरीका का वेजिटेबल्स, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री, ये सब हो सकता है। और प्रोसेसिंग करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का लेबर यूज करना चाहिए, और खेत के पास। और मेरे ख्याल में उसका भी एक ग्रीन कंपोनेंट है। अगर आप सब ये प्रोसेसिंग खेत के पास करते हैं, जो आप इधर उधर बेच देंगे, उसका वेट भी काफी कम हो जाएगा ना, तो इसलिए एनर्जी कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। और अगर हम आगे देखेंगे तो एनर्जी कंजम्पशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, और उसको कम करना चाहिए। और यूएस में क्या हो रहा है? यूएस में और बाकी दुनिया में क्या हो रहा है? अभी वहां पे तो महंगाई तो बढ़ रही है काफी ज्यादा, और
महंगाई कम करने में ये जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं, वहाँ का आरबीआई, फेडरल रिजर्व या यूरोपियन सेंट्रल बैंक, और इसलिए ब्याज दर बढ़ा रहे हैं, और उससे तो उत्पादन की गति तो कम हो जाएगी। और इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगे अगले साल, तो उससे तो एक्सपोर्ट्स तो काफ़ी कम हो जाएंगे और हमारा ग्रोथ, हमारा उत्पादन की गति भी काफ़ी कम हो जाएगी। जब मैं महाराष्ट्र से निकल रहा था तो वहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं वो कह रहे थे कि बांग्लादेश ने अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी को बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज किया है और उन्होंने एक्सपोर्ट पॉलिसी से अपनी पूरी वहाँ पे इंडस्ट्री को बहुत कम्पिटिटिव बना दिया। इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें करना चाहिए, कैसे करा जा सकता है? एक तो उनका सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है टेक्सटाइल्स। वो कपड़े बनाते हैं, बेचते और एक्सपोर्ट करते हैं, और उसमें उन्होंने 2-3 चीज किए हैं जो that has helped them succeed. एक तो they allow big factories, not small factories, क्योंकि scale economies की जरूरत है, तो they allow big factories. I think labor is largely women, so they employ a lot of women in the textile industry, and the policy is very predictable. It doesn't change. So that industry has just taken off because it's using low-skilled workers. On my way, I found out that जो बेल्लारी है वो जीन्स प्रोडक्शन का सेंटर था और वहाँ पे 4.5 लाख लोग काम करते थे। कपड़ा गुजरात से आता था और स्टिचिंग बेल्लारी में होती थी और वो लोगों के घरों में होती थी। कोई एक पीस बनाता था, कोई सिलता था, कोई धोता था, वो पूरा डिसेंट्रलाइज था, सप्लाई चेन। और जीएसटी और नोटबंदी ने उसको खत्म कर दिया और वो एक्चुअली वो इंडस्ट्री अंग्रेजों के टाइम से है। 4.5 लाख लोग काम करते थे, आज वहाँ 50,000 लोग काम करते हैं और वो सब मतलब खत्म हो गया। तो अपॉर्चुनिटी तो काफी है, बट उसको फाइनेंस की जरूरत होती है, उसको सपोर्ट की जरूरत होती है। बहुत सारे क्लस्टर्स हैं हिंदुस्तान में जो अलग अलग चीज बनाते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, तो उस पे फोकस करके, उनको मदद करके, उनको सपोर्ट देकर भी वहाँ पे इंडस्ट्री बनाई जा सकती है, बन सकती है। वो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, फाइनेंस, क्रेडिट लोन्स देना चाहिए उनको, और ये जो आप कह रहे हैं सर्टेनिटी अबाउट पॉलिसी कि ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ये जो पॉलिसी एक दिन आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, एक दिन हाँ एक्सपोर्ट जरूर कीजिए, नहीं, स्टेबिलिटी। तो मुझे एक बात समझाइए, आप आरबीआई में थे, अब हिंदुस्तान में एक व्यक्ति 2 लाख करोड़ रुपए का लोन ले सकता है, मतलब उसको पूरे के पूरे बैंक का पैसा मिल जाता है, मगर जब छोटा किसान या छोटा बिजनेस वाला बैंक लोन लेने जाता है तो उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, और एक्चुअली बड़ा वाला भी जरूरी है, छोटा वाला भी जरूरी है, मगर छोटे वाले को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, छोटे वाले बिल्कुल इग्नोर कर दिए जाते हैं। तो ये होता क्यों है और इसको बदला कैसे जाए?